हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहेगी पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आधारित। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी दोस्तों, वो थे प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आधारित ही है। और ये हमारी क्लास दोस्तों 76 वाली क्लास थी, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। और इससे पहले जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं वो लगातार हमारे द्वारा अटेंड कराए जा चुके हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का हमने पूरा अच्छा खासा यहाँ पर विश्लेषण कर लिया है, बहुत अच्छी सी क्लासेस करा दी हैं दोस्तों। तो आप प्ले लिस्ट में लगातार हमारे क्लासेस को ज़रूर देखें, तो आपको 65 से लेकर आगे को लगभग काव्य शास्त्र की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और पूरा डिटेल स्टडी हमने करने के बाद उस टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। तो जिस पर आपका लगातार हमें स्नेह मिलता जा रहा है, तो इसलिए जो है क्लास पर बने रहें आप। हमें मोटिवेशन मिलेगा तो ज़रूर हम आपको जो है अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के ज्वाइन सेक्शन में जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो है लगातार हमारे द्वारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, और आपको वीडियोज वगैरह और साथ ही जो है अन्य सभी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा बहुत जल्द अपडेट देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो बहुत मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। तो दोस्तों, इससे पहले जो क्लास थी जो मैम के द्वारा कराई गई थी, प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, तो इसमें प्लेटो के द्वारा जो अनुकरण सिद्धांत दिया गया था, उसका अरस्तु के द्वारा जो है यहाँ पर जो है उसका विरोध किया गया था, यानी कि वो उसको पूरी तरीके से नहीं मानते थे। तो अरस्तु ने इस पर आधारित अपना विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो आज की क्लास हमारा यही है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, और साथ ही अपने पेन कॉपी लेकर रेडी रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। जहाँ कोई कॉन्सेप्ट टफ लगता है उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में अगर हम काव्य शास्त्र के इतिहास की बात करें, तो अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के बिना जो है काव्य शास्त्र बिल्कुल भी अधूरा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो अरस्तु ने जो है विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो जो अनुकरण सिद्धांत रहा है दोस्तों, उससे ये बिल्कुल अलग है विरेचन सिद्धांत। तो इसलिए काव्य शास्त्र में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो काव्य शास्त्र का जो इतिहास है जो है इस विरेचन सिद्धांत के बिना इसलिए अधूरा है दोस्तों। अगर बात करें उनकी कृति जो पोइटिक्स है, उसके उसमें यह सिद्धांत जो है जेन ट्रेजेडी के उद्देश्य और प्रभाव की वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। और अरस्तु ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने काव्य के मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। यानी कि इससे पहले जो काव्य शास्त्री रहे हैं, उन्होंने उसको मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से या उसके नैतिक प्रभाव को महत्व नहीं दिया है। लेकिन अरस्तु पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने जिन्होंने काव्य को जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, और इनके जो थॉट रहे हैं, विचार रहे हैं, वो उनका नैतिक प्रभाव जो है काफ़ी अधिक पड़ा है। ठीक है, बात करते हैं विरेचन सिद्धांत है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, विरेचन जो है कैथेरेसिस, जिसका अर्थ है, ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कैथेरेसिस है, ये जो है विरेचन इसका अर्थ। ठीक है, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? विरेचन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्यूरिफिकेशन, यानी कि शुद्धिकरण मेन पॉइंट है। इसके अलावा इसमें परिशोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन होता है इसके अंतर्गत, और साथ ही भावों की मुक्तावस्था यानी कि इमोशनल रिलीज इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो जो विरेचन सिद्धांत दिया है दोस्तों, वो अरस्तु ने उस सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों तीन चीज़ों का मेन रखा गया है। एक तो शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफाइड है, दूसरा परिशोधन है, परिगेशन है, इसके अलावा भावों की मुक्तावस्था यानी कि इमोशनल रिलीज इसके अंतर्गत पाई जाती है। अर्थात जो करुणा और भय का अनुभव करता है, उसको जो है
इसमें ट्रेजरी से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ट्रेजरी क्या होती है इसमें? करुणा और भय का अनुभव करता है और इन भावों के उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसका विरचित शुद्ध और हल्का संतुलित जो है उसका हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विरेचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनली ऐसा है कि अगर कोई भाव व्यक्त किए जा रहे हैं तो उसके अंदर करुणा और जो भय, करुणा की दशा भी उसमें रिप्रेजेंट की जाती है और भय का दृष्टिकोण भी जो है फैलाया जाता है। तो ये जो भाव होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? इनको शुद्ध तरीके से और हल्के और संतुलित रूप में इनको प्रस्तुत करना ही जो है विरेचन सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, तो भाव की मुक्तावस्था इसके अंतर्गत पाई जाती है। अब विरेचन जो है किन किन भावों से संबंधित है, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। विरेचन के अंदर अगर हम भाव की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत एक तो जो है दया का भाव होता है और दूसरा दोस्तों इसके अंतर्गत भय का भाव होता है, यानी कि करुणा और भय, दो प्रकार के भाव विरेचन के अंतर्गत पाए गए हैं। अब बात करते हैं कि विरेचन सिद्धांत के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है इसका ट्रेजेडी का सिद्धांत। ट्रेजेडी का उद्देश्य है मनोरंजक नहीं है, शुद्धि है। यानी कि इसके अंतर्गत जो बातें आएंगी विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत ये कहता है कि काव्य के अंतर्गत वो चीज़ें होनी चाहिए जो वास्तव में शुद्ध हों, यानी कि मनोरंजन के तौर पर नहीं, उसको एक शुद्ध रूप में यानी कि एक्चुअल जो हो रहा है उसी चीज़ को प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, तो ट्रेजेडी दर्शक को भावनात्मक रूप से संवेदनशील बनाती है। ठीक है, कोई भी ट्रेजेडी होती है तो ट्रेजेडी अगर होती है, कोई भी घटना होती है तो वो क्या करती है? भावात्मक रूप से भी संवेदनशील बनाती है। आज के फॉर्मेट में आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत सारी वीडियोज़ बनती हैं वो खाली बनाई जाती हैं। एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है और वो भावात्मक रूप से उतनी गहनता से किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क पर यानी कि किसी पाठक के मस्तिष्क पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं। ठीक है? क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं कि ऐसा तो कोई भी बना सकता है, कोई भी बना लेता है या ऐसी। लेकिन जो घटना प्रत्यक्ष रूप से होती है या स्वतंत्र अवस्था में उसको होती है तो वो चीज़ क्या होती है? वो भावनात्मक रूप से दिल पे काफ़ी गहराइयाँ डालती हैं, ठीक है? जो पढ़ता और सुनता है उसके, ठीक है? और यहाँ पर जो है नायक का पतन आवश्यक है। तो नायक किसी त्रुटि के कारण दुःख भोगता है, यह दर्शक के मन में करुणा और भय उत्पन्न करता है। यानी कि इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो नायक होगा उसके साथ रियलिटी में कुछ होगा, ठीक है? कोई न कोई घटना उसके साथ हुई होगी और इसीलिए उसको जो है प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा इसका तीसरा उद्देश्य है दोस्तों काव्य एक स्वस्थ अनुकरण है। तो यहाँ पर काव्य को स्वस्थ अनुकरण के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही गई है अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत। तो अरस्तु अनुकरण को रचनात्मक उपयोगी मानते हैं क्योंकि यह अंततः विरेचन करता है। ठीक है, तो वह विरेचन सिद्धांत में ये चीज़ जो है शुद्ध रूप में स्वस्थ अनुकरण होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है कि खाली मतलब उस दिखावे के तौर पर उस चीज़ को नहीं बनाना है, उसमें रियलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो काव्य के अंतर्गत उसके रियल दर्शन उसके होने चाहिए जिससे करुणा का भाव उत्पन्न होता है। विरेचन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि दर्शक जो होंगे या श्रोता जो होंगे अपने दबी हुई भावनाओं से मुक्त होता है, मन शुद्ध होता है। ठीक है, ये चीज़ के अंतर्गत होती है, तो इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसको माना गया है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट दोस्तों क्या है कि विरेचन नैतिक शिक्षण भी देता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो मोरल एजुकेशन हैं दोस्तों वो भी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि विरेचन सिद्धांत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो नायक का पतन आवश्यक है, काव्य एक स्वस्थ अनुकरण को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा विरेचन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा विरेचन के अंतर्गत नैतिक शिक्षण भी देना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विरेचन के तीन रूप कौन कौन से हैं। तो एक तो विरेचन के मुख्यतः तीन रूप होते हैं, एक तो होता है भाव विरेचन, दूसरा होता है नैतिक विरेचन, तीसरा होता है बौद्धिक विरेचन। ठीक है, यानी कि इमोशनल कैथेरेसिस और उसके अलावा मोरल कैथेरेसिस एंड थर्ड है इंटेलेक्चुअल कैथेरेसिस। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के जो हैं विरेचन होते हैं। अब भाव विरोचन में क्या होता है दोस्तों? दबी हुई भावनाओं का विसर्जन होता है। नैतिक विरेचन के अंतर्गत जो मॉरल होता है उसमें क्या होता है? नैतिक चेतना का विकास होता है।
और थर्ड टाइप का जो बौद्धिक विवेचन है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल कैथेरेसिस है, उसमें क्या होता है, घटनाओं का तार्किक विश्लेषण और मन में संतुलन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो विवेचन सिद्धांत के केंद्रीय रूप में एग्जाम में आ सकता है। हालांकि दोस्तों इसी क्लास में हम पूरा एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्चुअल हम कंप्लीट कराते हैं, प्रयास करते हैं पूरा, तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना करें। अगर आप हिंदी के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर आप 100% प्रवक्ता बनेंगे, लेकिन आपको क्लासेस पूरी अटेंड करते रहनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कंटेंट दोस्तों प्रवक्ता बनने के लिए ही तैयार किया जा रहा है, इसलिए आप भी इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार के विरेचन हैं, भाव विरेचन, नैतिक विरेचन और बौद्धिक विरेचन। तो 3 प्रकार के विरेचन में इन्होंने अरस्तू ने इसको विभाजित किया है। अब बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में किस प्रकार से इस विरेचन सिद्धांत ने साम्य स्थापित किया है। दोस्तों इसमें जो है, जो भारतीय काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो काव्य शास्त्र में विरेचन सिद्धांत ने का संबंध जो है रसानुभूति से मिलता है। यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों अगर कोई भी चीज़ अगर शुद्ध तरीके से और शांत अवस्था में करुणा और भय के भाव के साथ अगर वो प्रस्तुत किया जा रहा तो कहीं न कहीं रसानुभूति होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो विरेचन सिद्धांत अगर इन भावों को, यानी कि शुद्धता का भाव उसके अंतर्गत है, का उसमें जो है से एक तो शुद्धता है, दूसरा उसमें क्या-क्या करुणा है, भय है, तो कहीं न कहीं रसानुभूति तो होएगी होएगी। दूसरी बात, ट्रेजेडी में दर्शक की भाव शुद्धि शांत अवस्था में परिवर्तित होती है और भारतीय परंपरा में इसे भाव परिष्कार माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? तो विरेचन सिद्धांत को भाव परिष्कार भी भारतीय परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि विरेचन सिद्धांत की आलोचनाएँ क्या-क्या हैं। अरस्तू की जो पोएटिक्स है म दोस्तों, इसमें विरेचन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, जो अरस्तू की जो पोएटिक्स हैं, उनकी रचनाएँ हैं, उसमें विरेचन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। जबकि विरेचन सिद्धांत को जो बनाया गया था, विरेचन सिद्धांत जो है वो किन चीज़ों को लेकर बना है, वो चीज़ें अरस्तू की पोएटिक्स में स्पष्ट नहीं है, पूरी परिभाषित नहीं है। केवल करुणा भय तक सीमित होने का आरोप इसमें लगा दिया गया है। काव्य आलोचकों के द्वारा उन्होंने ये माना है कि एक तो पॉलिटिक्स में जो अरस्तू की खुद की पॉलिटिक्स है, उसमें विरेचन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। दूसरा, इसमें केवल करुणा और भय तक इसको सीमित होने की बात कह दी गई है। और तीसरे, इसके अर्थ पर आधुनिक विद्वानों में मतभेद हो गए हैं। ठीक है, जो विरेचन सिद्धांत है वो किस मत से बनाया गया था, उस पर जो है मतभेद होने शुरू हो गए हैं। फिर भी यह सिद्धांत क्या है दोस्तों, पश्चिमी काव्य शास्त्र का सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछे तो हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी काव्य शास्त्र का सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्धांत कौन सा है, तो वह है दोस्तों विरेचन सिद्धांत। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, तो इसकी आलोचनाएँ क्या-क्या हैं? भय तक सीमित होने का आरोप लगाया गया है, करुणा और भय तक सीमित होने का। तीसरा, इसमें जो है आधुनिक विद्वान जो है उनके मतभेद रहे हैं, तो इससे जो है ये थोड़ा इसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। अदरवाइज़ जो है पश्चिमी काव्य शास्त्र का ये सबसे प्रभावशाली सिद्धांत के तौर पे जाना जाता है। तो फाइनली अगर दोस्तों बात करें इसके निष्कर्ष की, तो इसमें क्या है दोस्तों, विरेचन सिद्धांत ट्रेजेडी को केवल दुख नहीं बल्कि उदात्त अनुभूति की कला साबित करता है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेजेडी है वो केवल दुख नहीं है बल्कि अनुभूति की कला। ठीक है, जो चीज़ है तो उसको अनुभूति करने की कला साबित करता है विरेचन सिद्धांत। और दूसरी बात है, अरस्तु ने काव्य के मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक महत्व को एक साथ स्थापित किया है। यही इसकी महानता के तौर पे जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में क्या किया है दोस्तों, उन्होंने एक तो साइकोलॉजिक तरीके से सारी चीज़ ली है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ली है। दूसरा, नैतिक, यानी कि हर अपने काव्य की रचना के अंतर्गत उन्होंने नैतिक मूल्यों को महत्व दिया है। साथ ही सौंदर्यात्मक महत्व को भी एक साथ स्थापित किया है, और यही जो है इनके काव्य की मेन महानता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है दोस्तों, वो काफ़ी पावरफुल सिद्धांत है
और जिन्हें हिंदी में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अपना जो है बहुत विशेष योगदान के तौर पे अपनी जगह बनाई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमारी क्लास रहेगी दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करने की। तो दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। दोस्तों जितने आप लोग देखते हैं वीडियोस उतने सब्सक्रिप्शन नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं आते, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों चैनल को, और अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करें। और जो साथी जो हमारे लगातार जुड़े हैं दोस्तों, वो प्लीज़ इसको जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों तो ये जो है जानकारी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करने के लिए आप बिल्कुल वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही ज्वाइन सेक्शन में जाके हमारे मेंबरशिप, आप नॉर्मल मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हम आपको क्लासेस लगातार प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये अभी तक का आपका सबसे सरलतम माना जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है विरेचन सिद्धांत किसने दिया है। क्वेश्चन है प्लेटो, अरस्तु, होरेस या लॉन्गिनस। तो दोस्तों जो सिद्धांत दिया है वो अरस्तु ने दिया है, ये आप ऑब्वियसली जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैथेरसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कैथेरसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास कल्पना, शुद्धि, अनुकरण या प्रभाव। तो दोस्तों इन तीनों के इन चारों ऑप्शंस में से केवल शुद्धि इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यानी कि जो चीज़ है वो वास्तविक है, शुद्ध है, प्योरिटी का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए विरेचन सिद्धांत में जो है कैथेरेसिस का जो शाब्दिक अर्थ है वो शुद्धि है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अरस्तु को कौन सी कृति में विरेचन सिद्धांत है। तो अरस्तु की जो रचनाएं हैं दोस्तों उसमें कौन सी कृति ऐसी है जिसमें विरेचन सिद्धांत है। तो ये है दोस्तों इनका पोएटिक्स। क्या है दोस्तों, पोएटिक्स इनकी जो कृति है उसके अंतर्गत दोस्तों विरेचन सिद्धांत लगाया गया है, यानी कि एक शुद्ध काव्य वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिक्स में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विरेचन किन दो भावों से संबद्ध है। तो विरेचन की जो प्रक्रिया है कौन से दो भाव उसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो आते हैं करुणा और भय। करुणा का भाव भी इसके अंतर्गत आता है विरेचन के अंतर्गत, और साथ ही भय का भाव भी दोस्तों यहाँ पर विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आप नोट से बना लीजिएगा, क्योंकि ज्यों-ज्यों सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आपके जो है ये टॉपिक्स आप भूलते जाओगे नहीं, तो इसलिए आप इनको नोट्स में बनाते रहें। और साथ ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियोस को आप लगातार हफ्ते में कम से कम एक बार एक वीडियो को ज़रूर कन्फर्म देख लें, तो इससे आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो जाएगी। एक दिन में 3-4 वीडियो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, कम समय में बनाई गई हैं, और जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है। तो इसलिए आप लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहें, सुनते रहें, जिससे आपके रिवीजन होता रहेगा। तो विरेचन किन दो भावों से संबंध है दोस्तों, विरेचन के अंतर्गत करुणा और भय का भाव यहाँ पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मूल उद्देश्य क्या है। तो ट्रेजेडी का मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि कोई भी घटना है वो वास्तविक घटना हो और उसमें शुद्धिकरण का ध्यान रखा जाए। तो इसी का ट्रेजेडी का मूल जो उद्देश्य है वह है विरेचन। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारी हमारसिया। ठीक है, हमारटिया का किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार के नायक की त्रुटि है, यानी कि कोई भी नायक अगर किसी भी कहानी का बनता है तो उसकी उसकी जो त्रुटि है दोस्तों उसको हमर्सिया कहा जाता है। और यहाँ पर विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत हमर्सिया का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी जो कहानी है वो आपका शुद्ध रूप में है और करुणा और भय से परिपूर्ण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विरेचन का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है? तो विरेचन का जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, मुख्य रूप से पड़ता है किस पर? ना तो लेखक पर पड़ता है, ना अभिनेता पर, ना ही समीक्षक पर। ये प्रभाव पड़ता है दोस्तों दर्शक पर, ठीक है? जो उस किसी भी कहानी को देखता है, तो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर कहानी शुद्ध रूप में है, तो कहीं न कहीं वो उसके जो है नैतिक मूल्यों को क्या करेगी? प्रभाव डालेगी। ठीक है? तो दर्शक और पाठक पर, इन दोनों पर इसका मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। अगला है दोस्तों, ट्रेजेडी में नायक कैसा होता है दोस्तों? ट्रेजेडी में नायक जो होता है, वो एक मध्यम चरित्र वाला होता है दोस्तों, ठीक है? ऐसा नहीं कि अत्यंत पापी हो, बिल्कुल गलत, बहुत सदाचारी भी नहीं होता है, दैवी भी नहीं होता है इसमें नायक। इसमें क्या होता है? मध्यम चरित्र वाला व्यक्ति ही इसमें ट्रेजेडी का नायक होता है विरेचन सिद्धांत के आधार पर। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विरेचन किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से, राजनीति से, इतिहास से, भूगोल से। तो दोस्तों यहाँ पर जो विरेचन सिद्धांत है, ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत किस साहित्य पर आधारित है? तो विरेचन सिद्धांत तो दोस्तों वह है आपका ग्रीक भाषा से, किससे? ग्रीक भाषा साहित्य से ये संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विरेचन का परिणाम होता है, तो विरेचन का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन है तनाव, क्रोध, भाव शुद्धि या दंड। तो विरेचन का जो परिणाम होता है दोस्तों, वो होता है भाव शुद्धि। क्या होता है? भाव शुद्धिकरण ही विरेचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने काव्य को किस रूप में स्वीकार किया है? तो अरस्तु ने जो काव्य को स्वीकार किया है दोस्तों, वो किया है रचनात्मक अनुकरण के तौर पर। नैतिक मूल्यों का इसमें अवमूल्यन नहीं हुआ है दोस्तों, नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है। साधारण नकल नकल बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और हास्य का साधन भी ये नहीं मानते हैं इसको। ये मानते हैं कि नैतिक मूल्यों का यहाँ पर अवमूल्यन ना होकर मूल्य होता, तो यही आंसर सही होता, बट इन्होंने नैतिक अवमूल्यन दिया है, तो ये नहीं होता है इसमें। लेकिन नैतिक मूल्यों का विकास होता है, और साथ ही रचनात्मक अनुकरण इसके अंदर कूट-कूट के भरा रहता है, क्रिएटिविटी। ठीक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के विपरीत अरस्तु। अब प्लेटो जो हैं उनके विपरीत अरस्तु क्या हैं दोस्तों? वह हैं एक अनुकरण को उपयोगी मानते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है प्लेटो ने जो है जो सिद्धांत दिया था, उनके अकॉर्डिंग जो था उससे हिसाब से अरस्तु ने इसको चेंज किया, और अनुकरण सिद्धांत जो है विरेचन सिद्धांत में बदलकर इन्होंने दिया है। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों प्लेटो के विपरीत अरस्तु पूछा गया है, तो अरस्तु क्या करते हैं दोस्तों? अनुकरण को नकारते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा। अनुकरण को उपयोगी मानते नहीं, ये विरेचन को उपयोगी मानते हैं। और इन्होंने अनुकरण सिद्धांत जो प्लेटो और अरस्तु ने अपना दोनों ने सिद्धांत दिया है, तो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को ये नकारते हैं, यानी कि उसको जो है उसके विपरीत इन्होंने जो है अनुकरण सिद्धांत इन्होंने भी दिया है, बट प्लेटो के सिद्धांत के विपरीत दिया है। ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये अनुकरण को उपयोगी नहीं मानते, ये विरेचन सिद्धांत को उपयोगी मानते हैं, और अनुकरण को ये नकारने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विरेचन सिद्धांत भारत में किस सिद्धांत के जैसा है? तो विरेचन सिद्धांत कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है, यानी कि कौन सी चीज़ को फॉलो करता है दोस्तों? ये रस सिद्धांत को फॉलो करता है दोस्तों, यानी कि विरेचन सिद्धांत से जो है काव्य में रस की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, विरेचन का मुख्य मनोवैज्ञानिक आशय क्या है दोस्तों? तो विरेचन का जो मुख्य वैज्ञानिक आशय है दोस्तों, वह है भावों का परिष्कार। क्या है? भावों का परिष्कार। ठीक है? अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रभाव कैसा है? तो अरस्तु के अनुसार जो काव्य का प्रभाव है दोस्तों, वो समाज के लिए लाभकारी है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विरेचन में नायक का पतन क्या दर्शाता है? तो विरेचन में अगर नायक का पतन हो जाता है तो क्या दर्शाता है दोस्तों? हास्य, शिक्षाप्रद परिणाम या अभिनय दोष या व्यंग्य। तो विरेचन में जो नायक का पतन होता है वो दर्शाता है दोस्तों शिक्षाप्रद परिणाम, तो उसे शिक्षाप्रद परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करुणा किससे उत्पन्न होती है? तो करुणा किससे उत्पन्न होती है? नायक के पतन से, यानी कि जब नायक का पतन होता है तो उससे करुणा उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही दोस्तों ये सिद्धांत का मूल मंत्र है कि यहाँ पर जो नायक का पतन होगा तो उससे जो है करुणा उत्पन्न होगी। तो इसीलिए ये विरेचन सिद्धांत पर आधारित काव्य की रचना अरस्तु के द्वारा की गई है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भय किससे उत्पन्न होता है? तो भय किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन है समान, स्वयं के समान दुख की आशंका से, उत्सव से, हास्य से या वैराग्य से। तो दोस्तों अगर स्वयं के समान दुख की आशंका अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वहाँ पर भय उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा, अगर किसी के साथ किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है और उसको किसी काव्य के माध्यम से या किसी भी रचनात्मक तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति जो है खुद भी दुखी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति उससे जो है अपने साथ कंपेयर करने लग जाता है या उन चीज़ों के साथ जो है स्वयं के दुख की आशंका जताने लगता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा है, विरेचन का स्वरूप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। जितने भी अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जो है अपनी उपस्थिति इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पर ज़रूर देंगे। यही आपका हमारे प्रति जो है समर्पण है और हम भी इसी प्रकार से समर्पित होकर आपके लिए लगातार क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। और हमें कोई इससे बहुत व्यवहारिक तौर पे देखें तो कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन हम फिर भी जो है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास कराने और साथ ही आपकी प्रैक्टिस सेट कराने की पूरी आपको जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी। तो इसलिए आप भी जो है हमें अपने मनोभाव से पूरी तरीके से सपोर्ट करते रहें दोस्तों। तो विरेचन का जो स्वरूप है वह नैतिक है या मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक या उपरोक्त सभी है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों, क्योंकि आप जो है हमारे चैनल के मेंबर हैं इसलिए हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास कराने का प्रयास करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बिना चिंता के, यानी कि आपको जो है लगातार सिलेबस देखने को मिलेगा। और जैसे ही इसका विज्ञापन जारी हो जाता है, क्योंकि सिलेबस तो हमको मिल चुका है और हमने जो है 76 क्लासेस अभी तक करा दी हैं, ये हमारी 77 क्लास होगी। जो 76 क्लासेस कराई हैं दोस्तों, अगर आप उनको लगातार पढ़ चुके हैं तो आपके अच्छे खासे नोट्स तैयार हो गए होंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने नहीं पढ़ा है वो उन क्लासेस को ज़रूर अपनी तैयारी कर लें। पूरा का पूरा हिंदी का कंटेंट उसमें है और इसी सिलेबस के अनुसार है। तो आपको कहीं भी कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स अच्छे खासे तैयार हो जाएँगे। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के नए मेंबर हैं, तो प्लीज़ हमारी मेंबरशिप जॉइन कर लें। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा हमारी मेंबरशिप जॉइन कर ली गई है और हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है उनसे। तो इसलिए आप भी जो है अपना सपोर्ट ज़रूर रखें। मिनिमम आप हमारी मेंबरशिप जॉइन कर लीजिए, जिससे आपको हम हमारी ओर से लगातार आपको जो है बहुत जल्द ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी और साथ ही आपकी सारी क्वेरीज जो है कंप्लीट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और क्लास के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए और इसके नोट्स आप ज़रूर बनाइए। साथ ही अपने हिंदी के फ्रेंड्स को जो है इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो एलटी के अभ्यर्थी हो चाहे वो प्रवक्ता के अभ्यर्थी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।